अच्छा जी, आपको स्क्रीन शेयर हो चुकी है। यहाँ पे हम ये कहीं अपना पे वो है? निकाल लेते हैं टॉपिक को। हाँ जी, यहाँ पे है। यहाँ पे टॉपिक है जी, सेवन्थ क्लास है और हमारा एक इंडिकेटर क्या चीज़ है इसको हम पढ़ेंगे। और हम जो आइडेंटिफाई किस तरह से कर सकते हैं, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं ट्रेड को कि जो हमारे लिए प्रॉफिट हो सके, कौन सा वे हम यूज़ करेंगे कि हमें कन्फर्मेशन मिल जाए जिसके अंदर हमारा ब्रेकआउट भी आ जाता है, या 100 तरह की चीज़ें होती हैं कि हमें पता चल सके कि यहाँ हम ट्रेड लें या ना लें। अगर फ्यूचर कर रहे हैं, लॉन्ग की पोजीशन लें या शॉर्ट की पोजीशन लें। सेकंड नंबर पे अगर हम स्पोर्ट की ट्रेड ले रहे हैं तो वहां पे हमारा कौन सा एंट्री पॉइंट एग्जिट बन सकता है एग्जैक्ट, कि जहां से हमें प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो सके। इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से मैं जरा चार्ट को ओपन कर लूँ, नोटपैड को। चलिए मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। अब हम बात करते हैं जी, बेसिकली इंडिकेटर जो होते हैं वो क्या चीज़ होते हैं और हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। इंडिकेटर का आपको मैं ये बता देता हूँ कि बेसिकली एक तरह के टूल होते हैं, टूल। या आप इसका यूज समझ लें कि ये हेल्प करते हैं आपकी ट्रेड के अंदर ट्रेड की कंफर्मेशन को कंफर्म करने के लिए। इंडिकेटर के नाम से हम एक चीज वाजे हो रही है कि वो इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई डायरेक्शन आपको दे रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं। कि आप यूं समझें कि ट्रेडिंग के अंदर आप बेसिकली यही होता है ना कि आप ब्लाइंड होते हैं कि आपको क्या पता कि जैसे अब ये देखें ना चार्ट के अंदर ये क्या चीज हो रही है। ब्लैक चार्ट है, ये कैंडल बन रही हैं, ये क्या बन रही हैं, हमें किस तरफ इशारा दे रही हैं। एक तो ये इसका पार्ट हो गया ना कि ये वाली चीज का, कि ये जो कैंडल्स बन रही हैं एक ये चीज हो गई, या ये जो ट्रेंड लाइंस हैं ये लगा लो, या फिबोनाची की जो ट्रेसमेंट है इस चीज को लगा लो। तो ये तो हमारा आ गया चार्ट के अंदर ये वाला पार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न का, उसके बाद ट्रेंड लाइंस वाला पैटर्न जो है उसके अंदर। और फिर हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली साइड पे जो चीजें हैं वो चीजें आ गई। अब इसमें इंडिकेटर हमें क्या चीज बता रहे हैं, हमें किस तरह से पता चलेगा कि यहाँ से मार्केट जो नीचे गई है तो इस जगह से ये करेक्शन लेके ऊपर की तरफ जा सकती है। अब अगर देखा जाए ये इसलिए मैं लाइव इस चार्ट को ओपन मैंने किया हुआ है कि उसामा भाई हमारे साथ ही हैं और हम इसी चीज के ऊपर बात भी कर रहे थे ये थोड़ी देर पहले। और ये इनको मैंने ये ना लाइव ट्रेड करवाई थी। ऑलमोस्ट इनकी जो एंट्री थी ना इस चार्ट के अंदर इस ट्रेड में वो इसके करीब थे 90, ये वाली जोन के पास, इस वाली जोन के पास। ठीक है जी, ये वाली जोन के। इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, येलो ले लेते हैं हम इसको, ये वाली चीज के पास 95 to 9 के करीब इनकी एंट्री थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट थोड़ी सी डगमगा गई नीचे की तरफ, यहाँ तक आ गई, यानी कि जो उसके जो जोन बने हुए थे ना वो आते गए इस जगह पे वो आ चुकी थी 100 वाली पोजीशन पे। अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स लिए हों तो उसमें मैंने आपको एक चीज क्लियर की थी कि जब भी हम फिबोनाची का टूल यूज करते हैं तो वहां उसकी एक डायरेक्शन होती है 0 से लेकर 100 के दरमियान में। यानी कि मार्केट 0 से 100 के दरमियान में घूमती है, बोन्स करती हुई। उसके कोई गोल्डन रेशोज होती हैं कि जहां से हमें पता चलता है कि इस जगह पे बायर्स या सेलर्स बैठे हुए हैं, यहाँ से मार्केट बूम कर सकती है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आ सकती है। उसके मैंने आपको गोल्डन रेशियोज बताई थी 3.38 की। अच्छा, ये जो परसेंटेज है ना ये पॉइंट के हिसाब से भी होती है। अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं और जाता हूं इस टूल के अंदर, तो यहाँ पे आप देखोगे लेवल का
परसेंटेज यहाँ पे लगी हुई है। अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो वैल्यू की सूरत में भी ये आ सकती है। अगर वैल्यू आप देखोगे तो ये 0 के साथ उसने उसकी रेशो शो कर दी है 786 718। तो मैं तो इसको परसेंटेज के तौर पे यूज करता हूँ और कुछ लोग इसको वैल्यूज के तौर पे भी यूज करते हैं। दोनों में सब किसी को भी यूज कर सकते हैं। वो ना हो किसी चार्ट में आपने इस तरह से देखा हो कि फिबोनाची की जो रेशो लगी हुई है वो इस तरह की लगी हुई है, ये चीज लगी है, वहां पे परसेंटेज नहीं है और आप घबरा जाओ कि यार ये कौन सा टूल यूज हो गया। तो ये बेसिकली फिबोनाची का टूल होता है। तो मैं इसको परसेंटेज के तौर पे यूज करता हूँ। ये मैंने यहाँ पे इसको फिर से सेटिंग कर दिया। अब यहाँ से आप देखो कि जैसे मार्केट इधर से इधर तक आई है, ये था हमारा कल वाला। हमेशा आपको मैंने बताया है कि जब भी दिन क्लोज होता है, दिन की कैंडल क्लोज होती है, तो वो उसको आप यूं लेते हो कि वो प्रीवियस डे में चीज चले जाती है। नेक्स्ट डे की क्या मूवमेंट होती है वो हमें बताती है, इंडिकेट करती है। इंडिकेटर के थ्रू भी हमें पता चलता है। अभी मैं इंडिकेटर की तरफ आता हूं, पहले ये आपको मैं समझा दूं कि वो पीछे वाली डायरेक्शन हमें क्या बता रही थी। ये ड्रा में देखिए कब से मैंने किया हुआ है, किस दिन से ये ट्रेड चल रही है। 1 घंटे की मेरी ये कैंडल ओपन है, एक घंटे का टाइम फ्रेम ओपन है। इस जगह से अगर मैं देखता हूं, ये वाली जगह से, तो बेसिकली मेरा जो पहले फिबोनाची का बनता था पॉइंट, वो ये वाली जगह थी मेरी। इस जगह से, इस पॉइंट से यहां तक बनती थी। जैसे यहां से मैं क्लिक करता हूं फिबोनाची के टूल पे और यहाँ पे आके इसको मैं लगा देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ 100 को, जहां पे मार्केट ने टच किया। ओके जी, यहाँ तक मार्केट ने टच किया। इसका थोड़ा सा कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए। इसका हम कलर कर देते हैं ब्लू। ये सॉरी ट्रेंड लाइन का हो गया कलर। चलें, इसका ब्लू कर देते हैं ट्रेंड लाइन का, और जो लाइंस है उसका हम कलर कर देते हैं ग्रीन कर दिया मैंने, और यहाँ से थोड़ा सा उसको मैंने हाईलाइट कर दिया। आपने एक चीज यहाँ पे समझनी है, अभी बाद वाला पार्ट आप इसको छोड़ दें। ये जो पार्ट है ना, आप यूं समझिए कि इसके अंदर ऐड ही नहीं है। जस्ट ये आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रीवियस डे की मूवमेंट को देखते हुए नेक्स्ट डे की जो मूवमेंट होती है वो हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है ना कि बेस्ट वे कौन सा हमारा ट्रेड का हो सकता है, पॉइंट कौन सा हो सकता है। तो हमेशा चार्ट को हम पहले पीछे से देखते हैं कि प्रीवियस डे में या प्रीवियस वीक में या प्रीवियस मंथ में उसकी क्या हलचल हुई है मार्केट के अंदर उस प्रोजेक्ट की। तो अभी आप यूं समझें कि ये वाला पार्ट आपका इधर है। इसके अंदर मैं एक हॉरिजेंटल लाइन भी लगा देता हूं ताकि आप उसको समझ सकें। ये मैं इस जगह पे येलो लाइन को ड्रा कर देता हूं और थोड़ा सा इसको मैं इस जगह पे लेकर आ जाता हूं, या इसकी जो रेशो है ना इसको मैं लेफ्ट साइड पे कर देता हूँ। ये लेबल इसका राइट साइड पे है, इसको मैं लेफ्ट पे कर देता हूँ और इसकी जो लाइंस मैंने की हुई है एक्सटेंड उसको मैं छोड़ देता हूँ। हाँ, इतना ठीक है। अभी आप ये चीज देखो, इसको मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ। मार्केट ने इस पॉइंट से, ये जो इसका 0 वाला पॉइंट था, ये वाला, मार्केट ने इस पॉइंट से रिट्रेसमेंट ली नीचे की तरफ 100 पे, यानी कि 0 इसका यहाँ पे ओवरबॉट हो चुका था। अब यहाँ से लोगों ने जो अपना प्रॉफिट था उसको बुक करना शुरू कर दिया और मार्केट रिवर्स कर गई नीचे की तरफ, क्योंकि सिंपल सा फार्मूला है ना कि डिमांड और सप्लाई का। ये सिंपल सा एक फार्मूला है, डिमांड और सप्लाई। अच्छा जी, सॉरी, मैं दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे क्या कौन सा फार्मूला था, डिमांड एंड सप्लाई का।
ये हमारा एक फार्मूला था। जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस एप्रिशिएट होती है, उसकी प्राइस ऊपर जाती है। और जब भी उसकी सप्लाई बढ़ती है तो उसकी जो मार्केट की प्राइस है ना वो नीचे की तरफ जाती है, उसकी डिमांड कम हो जाती है, वो मार्केट में ज्यादा चीजें हो जाती हैं। तो ये किन चीजों के दरमियान में घूमती है? ये जो चीज है डिमांड और सप्लाई, ये हमेशा 0 से 100 के दरमियान में रहती है मोस्टली। ये इसका एक तरीका है। और 0 से 100 के दरमियान में आपका टूल भी आ सकता है, फिबोनाची का भी। और इसके अलावा आपका जो RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो टूल है वो भी आ सकता है। तो ये उसके अलावा आपका मैकडी भी आ सकता है। लेकिन हम इसको चार्ट के ऊपर देखने के लिए फिबोनाची का टूल ड्रा करते हैं हमेशा। तो उसकी जो रेशो होती हैं उसके ऊपर बड़े बड़े ऑर्डर लगे होते हैं, या सेल के या वो लगे होते हैं बाइंग के। जितनी भी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट होती हैं या जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, बिग वेल्स होती हैं, वो कभी भी मैन्युअल किसी चीज को बाय नहीं करते। अगर आप देखो तो आप तो चार्ट के ऊपर बैठे हुए हो, लेकिन अगर आपके पास कोई हजारों या लाखों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है जो आप करना चाहते हो, तो आपने एक जोन देखा होता है कि जिस जोन पे आप उसके ऑर्डर लगाते हो बाइंग के या सेलिंग के। वो जोन आपका कोई भी हो सकता है, कि वो वाला जोन आपका ये भी हो सकता है, वो जोन आपका 50 वाला भी हो सकता है। 50 को गोल्डन रेशो बोला जाता है, कि अगर मार्केट इस पॉइंट पे आती है ना, तो यहां से या तो उसके बाइंग ऑर्डर ज्यादा लगे होते हैं या सेलिंग ऑर्डर ज्यादा लगे होते हैं। यहां से मार्केट ज्यादा चांस होते हैं इसके मूवमेंट के ऊपर की तरफ। या 61 की रेशियो पे उसने ऑर्डर लगाए होते हैं, या 78 के ऊपर। लेकिन जब मार्केट आती है ना 100 के ऊपर, तो यहां से 90% चांस होते हैं कि मार्केट बाउंस करके ऊपर की तरफ जाती है। वो जो 50 वाली रेशियो होगी ना, उसको वो टच करेगी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो येलो कलर मैंने चूज किया है, ये आपको डिस्टर्ब तो नहीं ना कर रहा? नजर आ रहा है ना कि इस कलर को मैं चेंज कर दूं? आ रहे नजर आ रहे। जी ठीक है। यहां से आप देखें कि 0 पॉइंट से मार्केट इस जगह पे आई 38 वाली रेशो पे। उसने थोड़ा सा यहाँ पे स्टेबल होने की कोशिश की है, लेकिन नहीं हो पाई। उसने नीचे वाले अपने लेवल को टेस्ट किया, यहाँ पे भी उसने स्टेबल होने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो सकी। क्योंकि 0 से जब भी मार्केट नीचे की तरफ आएगी ना, तो उसके 70-80% चांस होते हैं कि वो 100 तक चले जाती है। और उसके बाद ये देखें, थोड़ी सी उसने गिरफ्त की है 61 पे भी, यहाँ पे भी नहीं स्टेबल हो सकी। फिर उसने 78 पे भी की है, यहाँ पे भी नहीं हो सकी। फिर ये 100 तक चले गई है। विक नीचे आई है, यहां से विक ने फिर से बूम किया है और पहले 78 पे गई है, स्टेबल होने की कोशिश की, साइडवेज थोड़ा सा ट्रेंड हुआ इस जगह पे। फिर इसने क्या किया जी, 61 को थोड़ा सा टच किया, यहाँ पे स्टेबल होने की कोशिश की। फिर इसने क्या किया जी, 50 वाली रेशो को उसने टच करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से वो बाउंस बैक नीचे की तरफ हो गई ये वाली। फिर इसने ये वाली अपनी रेशो 61 वाली को टेस्ट किया और ऊपर गई, और अनफॉर्चुनेटली ये फिर नीचे की तरफ आ गई, यानी कि 100 वाली जोन पे आ गई। अब इन सारी चीजों से हमें जो चीज पता चलती है वो क्या है? वो ये है कि जब भी मार्केट ओवरबॉट हो जाएगी, वो ओवरसोल्ड की तरफ भी जाएगी। वो हमें किस तरह से पता चलेगा, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे अपने इंडिकेटर के थ्रू। यहां से मैं 3 इंडिकेटर को यूज कर रहा हूं, और ये मोस्टली मैं यूज करता हूं, जिसमें से एक है जी KDJ। यहाँ पे उसको मैं लिख देता हूं, जो मैं यूज करता हूं। एक है जी KDJ। सेकंड नंबर पे मैं जो यूज करता हूं वो है जी RSI। और थर्ड नंबर पे जिसको मैं यूज करता हूं वो है जी मैक डी। अब ये जो RSI होती है, ये है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। और जो मैकडी होता है जी, ये होती है मूविंग एवरेज कन्वर्जन और डाइवर्जन। ठीक है जी। जो KDJ है ना, ये KDJ ही बोला जाता है। इसके फुल फॉर्म
बहुत ही कम है कि आती हो, लेकिन ये टूल ऐसा ही केडीजी के नाम से ज्यादा मशहूर है। अब इनका काम क्या होता है कि जैसे आपको मैंने बताया था, चौथा जो इंडिकेटर यूज होता है वो है जी एसएम में, सिंपल मूविंग एवरेज, और इसके साथ जो यूज होता है ईएम में, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसमें आपको मैंने ये चीज बताई थी कि एसएम में जो है ना, ये स्लो चलती है चीज, मार्केट के पीछे की जो मूवमेंट है ना वो स्लो स्लो लेके चलती है, जबकि ईएम में ये क्विकली मूवमेंट बताती है कि मार्केट में क्या रद्दोबदल हो रहा है। सिमिलरली जो केडीजे है ना, ये भी आपको मूवमेंट देती है मैकडी और आरएसआई दोनों के कॉम्बिनेशन का, कि क्विकली मूवमेंट क्या चल रही है। और इसका जो ओवरसोल्ड की तरफ चीज आती है, केडीजे की ओवरसोल्ड की जो रेशो है, ओवरसोल्ड की रेशो वो होती है जनाबे वाला 20% अप पे अगर मार्केट आ जाए तो ये होती है ओवरसोल्ड। और अगर मार्केट चले जाती है जी 80 से ऊपर, 80% से अबव हो जाती है अगर, तो टेक्निकली हम इसको बोलते हैं कि मार्केट ओवर बाउट हो चुकी है। ये है जी केडीजे का एक फार्मूला। सेम इसी तरह से 30% और 70% का फार्मूला जो है बाय डिफॉल्ट, वो फार्मूला यूज होता है ओवरसोल्ड और ओवरबोल्ड का आरएसआई में। इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं ताकि ये आसानी से समझ आ सके। मैकडी बाय डिफॉल्ट चलता है, इसकी कोई सेटिंग वगैरह नहीं होती, ठीक है जी। इसमें हमने जस्ट देखना होता है मैकडी, मैकडी की लाइन को। मैकडी की लाइन जब क्रॉस करे सिग्नल लाइन को, वो बुलिश इशारा होता है। कोशिश कर रहा हूं कि आसान अल्फाज में ना आपको समझाने के लिए, ठीक है जी। अब ईएम में क्या होता है, ईएमए का भी मैंने आपको बता दिया था पहले भी, अभी भी इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये 4 और 5 दोनों ही आप ले सकते हैं, मैंने दोनों इकट्ठी लिख दी हैं। इसको मैं स्टार्टिंग में 4 और 5 ऐसे मैं कर देता हूँ, ठीक है जी। अब ये क्या करती हैं, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती हैं। जिस टाइम फ्रेम में आप जो भी एवरेज लगाओगे, मूविंग एवरेज, वो उस हिसाब से आपको मूवमेंट देगी। अगर 10 की मूविंग एवरेज आपने लगाई है, मैं एक जैसे यहाँ पे टूल पे मैं जाता हूँ, हम जाते हैं इसके होम पेज पे, अच्छा ये मैंने मार्केट पे कर दिया जी क्लिक, ओके जी। अब यहाँ से अगर मैं किसी भी स्टॉक का देखना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ पे इसके बाइंग या सेलिंग के ऑर्डर लगे हुए हैं, तो मैं उस स्टॉक को चूज करूंगा, उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। ये देखिए मैं बीटीसी को कर लेता हूँ। बीटीसी को मैंने सिलेक्ट किया, तो वो कह रहा है जी कि आप इसका क्या एनालिसिस करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जी मैं देखना चाहता हूँ फिलहाल टेक्निकली तौर पे कि इसके अंदर कहाँ कहाँ पे ऑर्डर लगे हुए हैं बाइंग या सेलिंग के। और इसका मैं चार्ट ओपन भी कर लेता हूँ एडवांस के तौर पे भी, जैसे ये चार्ट ओपन है इस तरह से ये हो जाएगा। अब जाता हूं मैं टेक्निकल पे, जो चीजें मैंने यहाँ पे जाकर देखनी थी ना अलग से ड्रा करके, वो मैं डायरेक्टली इधर से भी देख सकता हूँ। मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि ये वाला मेरा एंट्री पॉइंट और ये वाला मेरा एग्जिट पॉइंट बन सकता है, ये आइडिया हो जाएगा। मैं थोड़ा सा नीचे आता हूं तो इस जगह पे आप देखें, आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम जो है ना वो शो हो रहे होंगे। 1 मिनट का जी, उसके बाद आप आ जाएंगी कि आपके पास 5 मिनट का है। इसी तरह से आप देखें 1 डे, वीकली और मंथली, ये सारी चीज आपको शो हो रही हैं। अब अगर थोड़ा सा नीचे आता हूं तो ये कौन सा टाइम फ्रेम सिलेक्ट है जी, 1 डे का है। 1 डे की जो समरी है वो मुझे ये बता रहा है कि बीटीसी सेल पे लगा हुआ है जी।
ऑस्किलेटर बता रहा है जी ये बाइंग पे है। मूविंग एवरेजेस मुझे क्या बता रही हैं कि जनाब एक दिन के टाइम फ्रेम में ये मूविंग एवरेजेस के हिसाब से स्ट्रॉन्ग सेल पे लगा हुआ है। थोड़ा और मैं नीचे आ जाता हूं, तो ऑस्किलेटर को आप एक तरह से साइड पे छोड़ दें। ठीक है, ये ऑस्किलेटर वही चीज है जो मैंने आपको इंडिकेटर का बताया था। ये देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का ये क्या बता रहा है कि जी 36 पे चल रही है वनडे के हिसाब से, और वो न्यूट्रल है। अगर मैं चार्ट पे जाता हूं और मैं वनडे का चार्ट सेलेक्ट करता हूं, तो यहाँ पे मुझे वो 41 बताएगा। उसका रीजन क्या है मैं बताता हूँ। इस पे मैं क्लिक करता हूं तो ये आप देखें मेरी RSI 7 पे लगी हुई है, 40 पे नहीं है। इसकी मैं सेटिंग पे जाता हूं, इसका इनपुट मैं निकालता हूं, यहाँ पे मैं 40 कर देता हूं, इसको मैं ओके कर देता हूं। 36 पे आ गया जी। अगर मैं जाता हूं वापिस से टेक्निकल एनालिसिस पे, तो ये सेम देखे 40 का जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लगा हुआ है, क्या वो 36 पे ही लगा हुआ है? और 36 39 के करीब, और सेम देखो वहां पे वो ही चीज आ रही है, 36 के करीब करीब चीजें आ रही हैं, पॉइंट आपको वही मिल रहा है। अब मैंने यहाँ पे सेटिंग क्यों की हुई थी 7 की, वो भी आपको मैं आगे चल के बताता हूँ। इसको वापस मैं 7 पे कर देता हूँ। कि जहां पे लोग मार खाते हैं, जो कहते हैं ना कि लॉस होता है, वो क्यों होता है? लॉस उस वक्त होता है जब आपकी सेटिंग और आपकी स्ट्रेटेजीज आपके ट्रेडिंग के मुताबिक नहीं होती, आपके प्लान के मुताबिक नहीं होती। तो जब आप लकीर के फकीर बनते हैं ना, उस सूरत में आपका लॉस होता है। आपकी एक्यूरेसी नहीं निकलती चीज की, आप इंडिकेटर का यूज अच्छे से नहीं करते, तब जाके आपको चीजों का लॉस होता है। अब यहाँ पर मैं वापस अगर आता हूँ, तो ये जितने भी ऑस्किलेटर हैं, मैकडी को आप चेक कर ले, 12 और ये 26 का जो है वो बाइंग पे लगा हुआ है जी, बाइंग पे वनडे के हिसाब से है। अगर मैं वापस जाता हूँ और मैं मैकडी को जाकर देखता हूँ, मैं RSI को भी क्लोज कर देता हूँ और KDJ को मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं निकालता हूँ मैकडी की लाइंस को, इसको थोड़ा सा अगर मैं ऊपर लेकर आऊँ, चार्ट में बड़ा कर देता हूँ, इसको मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, ऐसे हम देख लेते हैं। इस जगह पे मैं चेक करता हूं तो मैकडी की लाइन मुझे क्या कह रही है, ये है जी ब्लू कलर की जो लाइन है ना, ये मैकडी की लाइन है। अब देखें जिस जिस जगह पे इसको थोड़ा सा हम क्लोज करते हैं, यहां से मैकडी की लाइन ऊपर गई है, और चार्ट में आप देखिएगा कि चार्ट आपको क्या कह रहा है। ये है जी मैकडी की लाइन ऊपर गई इस जगह पे। यहां पे एक हॉरिजेंटल लाइन को मैं ड्रा करता हूं, ये ले। सेम इसके ऊपर अब चेक करें कि मार्केट ने यहां से मूवमेंट थोड़ी सी नीचे ली है ना, मैकडी ने क्रॉसओवर दिया है सिग्नल लाइन को। ये देखें जी आप, ये वाली चीज ब्लू कलर की जो लाइन है उसने क्रॉसओवर दिया ऑरेंज लाइन को नीचे की तरफ, तो यहां से मार्केट थोड़ी सी नीचे आई है। ओके जी, ये देखें इस जगह पे। और फिर क्या किया मार्केट ने, मजीद इसको क्रॉसओवर दिया है और नीचे की तरफ, तो यहां से मार्केट ने थोड़ी सी स्टेबल चली है, लेकिन फिर यहां से नीचे की तरफ आ गई है। कुछ चीज समझ में आ रही है यहाँ पे? इंडिकेटर किस तरह से आपको इंडिकेट कर रहा है मार्केट की मूवमेंट की तरफ। इस हिस्टोरीग्राम के अंदर जो चीजें चल रही हैं वो भी आप चेक करो। इस जगह पे थोड़े से आपको ग्रीन कलर के अंदर कैंडल्स नजर आएंगी, क्यों? यहां से मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई है, स्टेबल हुई है, लेकिन साथ में फिर सेलिंग शुरू हो गई है। इस जगह पे क्रॉसओवर हो गया और नीचे की तरफ आ गई। इस जगह पे आके मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूवमेंट दी है। एक और हॉरिजॉन्टल हम यहाँ पे लाइन लगाते हैं इस जगह पे। यहां पे आप देखें कि जैसे ही मार्केट इस जगह पे आई है, क्रॉसओवर हुआ है, तो इस जगह पे आप देखो कि थोड़ी सी मार्केट ऊपर गई है, लेकिन यहां से फिर नीचे क्रॉसओवर हो गया। मैकडी की लाइन में ऑरेंज लाइन को, सिग्नल लाइन को नीचे क्रॉस कर दिया, तो मार्केट नीचे की तरफ आ गई है। एक तो हो गई ये चीज। दूसरा एक ट्रेंड चल रहा था इस जगह से, उस ट्रेंड को भी देखते हुए मार्केट उसकी सपोर्ट कर रही थी, वो बार बार उसको रेजिस्टेंस के तौर पे ले रहा था ट्रेंड लाइन को। एक हमें ये भी चीज पता चल गई, यानी कन्फर्मेशन हो रही है हमें हर तरफ से, इंडिकेटर की तरफ से भी, ट्रेंड लाइंस की तरफ से भी, और मार्केट के एनालिसिस को भी देखते हुए। अब ये इसका एक जोन भी बना हुआ था ये वाला, के पीछे देखें इस जगह पर उसने टच किया, ऊपर मार्केट गई यहाँ पे, फिर थोड़ी सी नीचे आई, फिर ऊपर गई। इस जोन में वो घूम रही है। ये जो ग्रीन कलर का जोन है ना, ये इसका एक बाइंग और सेलिंग का जोन बना हुआ, डिमांड और सप्लाई का। यहाँ से मार्केट बायर भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे सेलर भी बैठे हुए हैं, जो बीच में प्रॉफिट निकालते हैं, निकल जाते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं, निकल जाते हैं। वो चीज एक बनी हुई है। ये 1 डे की कैंडल है।
अब मैं जाता हूं जी अपने वापस चार्ट की तरफ, मुझे मूविंग एवरेजेस क्या कह रही हैं। एक्सपोनेंशियल ईएम में मुझे क्या कहती है जी, 10 की 10 ईएम में मुझे कहती है कि 37,982 के करीब सेल ऑर्डर लगे हुए हैं। इसी तरह से जो सिंपल मूविंग एवरेज है, एम में भी बोलते हैं, एस एम में भी बोलते हैं, वो कहती है जी 3774 के करीब बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं जी। ठीक है। उसके बाद कहता है जी ईएम में मुझे कहती है 20 वाली जी, सेलिंग जो ऑर्डर लगे हुए हैं ना 39,331 के करीब भी सेलिंग ऑर्डर लगे हुए हैं। सिंपल मूविंग एवरेज मुझे कहती है 39,506 के करीब लगे हुए हैं। ये देखो थोड़ा सा फर्क आपको $200-300 का नजर आ गया, ऊपर भी आपको आया होगा नजर $500-600 का। सिंपल मूविंग एवरेज थोड़ा सा स्लो चलती है, ईएम में क्विकली मूवमेंट देती है, मार्केट के अंदर क्या काम हो रहा है वो फास्ट चलती है। इस तरह से अगर आप नीचे आते हो तो 20 को देखो, जब भी 20 से नीचे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपको ईएमए का, जब भी छोटी मूविंग एवरेज बड़ी वाली मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगी नीचे की तरफ, वो इशारा होगा बेरिश का, बेरिश या सेलिंग भी उसको बोल सकते हैं आप, सेलिंग का। ठीक है जी। अब इसमें से जो स्पोर्ट वाली चीजें होती है ना मेन, वो होती है सबसे पहले 50 मूविंग एवरेज, फिर 100 मूविंग एवरेज, और लास्ट होती है 20 मूविंग एवरेज। ये मोस्ट पावरफुल होती हैं जब मार्केट इसके ऊपर चल रही होती है, तो ये सपोर्ट का काम देती हैं। अब जैसे तरतीब में चल रहा है ग्राफ के, 10 मूविंग एवरेज ऊपर है, 20 उससे नीचे है, 50 उससे नीचे है, 100 उससे नीचे है, 200 उससे नीचे है। इट्स मीन कि जिस टाइम फ्रेम के हमने सिलेक्ट किया हुआ है उसमें अगर ये तरतीब के साथ आ रही हैं तो मार्केट किस तरफ है जी, अप ट्रेंड की तरफ है, डाउन ट्रेंड की तरफ नहीं है। बेरिश मार्केट कब होती है, जब मार्केट 200 की तरफ आ जाती है, 200 से नीचे आ जाती है। अगर यहां से मैं चेक करूं, मैं अगर आपको चेक करवाऊं, तो अभी करंटली जो हमारी प्राइस चल रही है एक दिन के हिसाब से वो तकरीबन $38,000 के करीब चल रही है। अगर 200 की मूविंग एवरेज को मैं चेक करता हूं तो मुझे क्या कहता है, तकरीबन 48 या $50,000 के करीब वो मूविंग एवरेज लगी हुई है वन डे के हिसाब से। अगर इसी को मैं वीकली कर लेता हूं कि भाई वीकली हम बेरिश में हैं या हम बुलिश में हैं, तो वीकली में आकर भी सेलिंग चल रही है। ऑर्डर कहां कहां पे लगे हुए हैं, 43 पे भी लगे हैं जी, अच्छा जी। उसके बाद 50 पे भी लगे हुए हैं, ठीक है जी। अब बाइंग ऑर्डर कहां कहां पे लगे हुए हैं, वीकली मूविंग एवरेज से, जहां से हमें आइडिया हो सकता है कि भाई वीकली जो हमारी सपोर्ट है ना वो 200 के करीब करीब है, जो जोन हमारा बनता है $25,000 वाला। उससे ऊपर 100 वाला जोन आ जाता है हमारा, जो तकरीबन 28 से 32,000 वाला जोन बनता है। इसी तरह से अगर हम उससे ऊपर चले जाते हैं 50 वाले के करीब, तो वीकली के तौर पे, तो वीकली अगर हम देखें 50 वाली मूविंग एवरेज को, तो वो हमारी ऊपर रेजिस्टेंस के तौर पे है। जबकि नीचे जो हमें सपोर्ट कर रही है ना वीकली कैंडल के अंदर, वो हमें कर रही है सपोर्ट 100 वाली और 200 मूविंग एवरेज वाली। अब क्या होगा यहाँ पे, अगर तो हमारी वीकली कैंडल जो मंडे को क्लोज होगी, मंडे सुबह 5 बजे, अगर तो वो क्लोज होती है इसी प्राइस के अंदर अंदर, यानी कि 38-40 के दरमियान में अगर वो क्लोज होती है, तो हमें ये इंडिकेट कर देगी कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकती है, मूवमेंट ऊपर की तरफ जा सकती है, मार्केट मजीद नीचे क्रैश नहीं करेगी। इस तरह से हम मूविंग एवरेजेस को देखते हुए अपने एक जोन को आइडेंटिफाई करते हैं, अपने ऑर्डर को फिट करते हैं, उसको हम लिखते हैं। यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं मूविंग एवरेजेस को ड्रा किया कि वो एक्सपीरियंस अब इतना हो चुका है कि आइडिया आ जाता है। अदरवाइज आप इंडिकेटर को फिट करने के लिए सिंपली आप जाओगे यहाँ पे, ये वाले आइकॉन पे जहाँ पे आपको ये चीज नजर आ रही है इंडिकेटर मैट्रिक्स वगैरह, उस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके पास शो हो जाएगा। यहाँ पे आपने जो जो भी मूविंग इंडिकेटर वगैरह यूज करने हैं आप उसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो मैं यूज करता हूँ उसकी मैं तस्वीर आपको यहाँ से लेकर ये ग्रुप के अंदर मैं आपको सेंड कर देता हूँ, पेड वाले में, ठीक है जी। एक ये है, और उसके बाद जो मैं यूज करता हूँ, थोड़ा सा अगर मैं नीचे आता हूँ तो वो सेकंड में भी आपको मैं सेंड कर देता हूँ। ठीक है जी। अब ये वाले मूविंग इंडिकेटर वगैरह मैं यूज करता हूँ, लेकिन ये
होता क्या है जी, लाजमी नहीं है कि मैं ये सारे एक ही दफा मैं यूज करता हूँ। ये डिपेंड करता है मेरी स्ट्रेटेजी के ऊपर, मेरे प्लान के ऊपर, और वक्त का क्या तकाजा है उसके मुताबिक मैं डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर को लगा के अपना एनालिसिस करता हूँ। तो इन सब का जो यूज केस है वो अलग अलग हिसाब से है। आप उसको अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग आप प्लान के हिसाब से आप उसको फिट करके यूज कर सकते हैं, इसलिए इंडिकेटर ये यूज होते हैं। लेकिन जो आपके लिए बेस्ट है बेसिक लेवल के अंदर, जो मैंने आपको 3 ये बताए हैं जिसको मैं खुद भी यूज करता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं उसको खुद यूज नहीं करता, बल्कि सिर्फ मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, नहीं। मैंने आपको ये देखे लाइव मैंने दिखाया है कि आप नीचे चेक कर सकते हैं, जो मैं इंडिकेटर वगैरह यूज करता हूँ उसको मैं जो हाइड किया है ये मैं पर्सनली यूज करता हूँ, और इसी की बुनियाद पर मैं ट्रेड वगैरह लेता हूँ। तो ये मूविंग एवरेजेस का हिसाब हो गया। अब हम आते हैं अपनी सेटिंग की तरफ, जो मैंने सेशन को ब्रेक किया था ये येलो लाइन से पीछे पीछे। यहां तक क्लियर हो गया ना कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं चीज को, अपना किस तरह से टारगेट बनाते हैं। ये आपको खाली चार्ट देख के पता नहीं चलेगा, आपको पेपर वर्क करना पड़ेगा। जब आप देखोगे कि ये वाले जोन बन रहे हैं, वीकली ये जोन बन रहा है, डे का ये जोन बन रहा है, 4 आवर्स का, घंटे का, 30 मिनट का ये वाला जोन बन रहा है, तो यहाँ पे ऑर्डर लगे हुए हैं, मेरा ये पॉइंट बन सकता है सेलिंग का या बाइंग का, तो उसको आप लिखते जाएं अपने पास। लेकिन उससे पहले आपको इस चीज को क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कौन सी चीज क्लियर करनी पड़ेगी जी, कि आप इस जगह पे आपको ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी। आप कौन, आप किस टाइप के ट्रेडर हो, आपको ये करना पड़ेगा। अब टाइप से क्या चीज मुराद है कि आप शॉर्ट ट्रेड कर रहे हो, शॉर्ट से मुराद वो चीज नहीं है कि फ्यूचर ट्रेड वाली, लॉन्ग और शॉर्ट वाली पोजीशन, ये वो चीज नहीं है। इससे ये चीज मुराद है कि आप कम टाइम फ्रेम के लिए कम टाइम में आप ट्रेड करना चाह रहे हो, जिसको आप स्कैल्पिंग भी बोल सकते हो और इंट्राडे की ट्रेड भी बोल सकते हो, या आप लॉन्ग टाइम के लिए करना चाह रहे हो, लॉन्ग टाइम ट्रेडर हो। ठीक है जी। तो जब ये चीज आपकी आइडेंटिफाई हो जाएगी, उसके मुताबिक फिर आपके इंडिकेटर्स की सेटिंग भी निकलेगी, उसी के मुताबिक आपका प्लान भी रेडी होगा, उसी के मुताबिक आपका मार्जिन भी होगा। फिर आप अपने ट्रेड को एग्जैक्ट ले सकते हो, कहां पे एंट्री करनी है, कहां पे एग्जिट करना है, कहां पे क्वांटिटी को ऐड करते जाना है डीसीए करके, कहां पे मैंने फ्यूचर के ट्रेड को क्लोज करना है। तो ये सारी चीजें आप पे ही डिपेंड होंगी। अगर मैं लॉन्ग टाइम के लिए ट्रेडर हूं तो लाजमी नहीं कि मेरी स्ट्रेटजी आप पे अप्लाई हो जाए। अगर यहाँ पे आप 7 बंदे ऐड हो और 7 बंदे आप ट्रेड लेना चाह रहे हो, तो लाजमी नहीं कि सातों बंदों की स्ट्रेटजी एक होगी। तो ये सारी चीजें किधर जाती हैं, वो प्रो वाले लेवल में जाती हैं, जहां पे जाकर आइडेंटिफिकेशन होती है हर बंदे की अलग अलग से। उससे पहले उनकी बेस बनी होती है, वो खुद ही इस चीज का पेपर वर्क करते हैं और उसके बाद जाकर वो चीजों को बनाते हैं और दिखाते हैं कि ये मेरा टारगेट है सर जी, ये वाली चीजें करनी है। इसलिए कहता हूं सबसे पहले आप अपनी बेस को मजबूत करो, आप अपनी जो बेसिक लेवल है आपका, आप उसको इतना परफेक्ट कर लो कि आपको पता हो कि भाई यहाँ तो यहाँ से मैं क्लो जाऊंगा प्रॉफिट के अंदर, यहाँ तो यहाँ से मार्केट रिवर्स होगी, और यहाँ तो यहाँ से मार्केट जो है ना वो चले जाएगी डाउन में। यहाँ से ये मेरा प्लान हो सकता है, ये मेरा प्लान ए है, ये मेरा प्लान बी है, और ये मेरा प्लान सी है। तो उसके मुताबिक आपने चलना होता है। जब आप लकीर के फकीर बन के अंधे होके ब्लाइंडली होके किसी चीज में ट्रेड करोगे ना, तो वो आपको प्रॉफिट भी दे सकती है, नो डाउट, लेकिन एज पर एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, वो चीज आपको एंड पे जाके आपको लॉस में लेकर चले जाएगी। ये 100% श्योर है, ये एक्सपीरियंस बेस में बात कर रहा हूँ कि इस तरह से आपने काम नहीं करना, कि आपने कभी भी मेंटली तौर पे पैनिक नहीं होना, कभी भी अपने प्लान से नहीं हटना। चार्ट जो आपको कह रहा है आपने उसको फॉलो करना है, आप क्या कह रहे हो आपने उसको फॉलो नहीं करना। आपने चार्ट के साथ चलना है, आपने ट्रेंड के साथ चलना है, इंडिकेटर क्या कह रहे हैं, मूविंग एवरेजेस आपको क्या कह रही हैं, मार्केट की न्यूज आपको क्या कह रही है, तो ये चीजें आपने करनी है। अगर जस्ट आप यही काम कर लोगे ना, तो बिलीव मी आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो ये आपको चीजें पहले ऐड करनी पड़ेंगी, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद अपने इंडिकेटर की सेटिंग्स को लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको अपना टारगेट फिट करना पड़ेगा। ये है ये ट्रेड हम कैसे लेंगे। अब आते हैं हम इंडिकेटर को हम कैसे लगाएंगे, उसकी सेटिंग कैसे करेंगे। उसके लिए आप चार्ट में जाओगे, अगर यहां से मैं मैकडी को मैं हटा देता हूँ जी, जस्ट ठीक है जी।
उसके बाद मैं केडीजी के जो ना, ये भी सिंपल है बाय डिफॉल्ट के, इसकी हम कुछ सेटिंग नहीं करते, मैं इसको भी हटा देता हूँ। और उसके बाद आर एस इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब यूं समझें कि मेरे पास अभी कोई चीज है नहीं, इंडिकेटर मेरे पास कुछ भी नहीं लगा हुआ। ये जो आपको वॉल्यूम शो हो रहा है ना, इसको भी अगर मैं ऊपर से बंद कर दूं, ये देखिए आपके पास जस्ट एक चार्ट आ रहा है, और यहाँ से मैं चार्ट को भी हाइड कर लेता हूँ। ये ले जी, बिल्कुल ब्लैंक आपके पास एक तस्वीर आ चुकी है, बिल्कुल ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ आपको पता नहीं चल रहा कि भाई यहाँ पे क्या चीज है क्या नहीं है। आप क्या करते हो, किसी भी स्टॉक आप उठाते हो उसमें जाकर चेकिंग करते हो, जैसे मैंने बीटीसी का स्टॉक उठाया, इसको मैं ओके कर देता हूँ। अभी मेरे पास क्या चीज शो हो रही है जी, बस उसकी कैंडल्स शो हो रही हैं। अब ये कैंडल क्या होती हैं, ये कैंडलस्टिक पैटर्न का पूरा एक सेशन है, एक सेशन ही, काफी ज्यादा सेशन है इसके ऊपर। ये तकरीबन 3 टाइप्स की कैंडल्स बनती हैं, जो एक एक कैंडल बन के आपको इंडिकेट करती है कि ये कौन सी कैंडल है, बुलिश है, बेरिश है, इंगल्फिंग है, हैमर है, शूटिंग स्टार है, स्पिनिंग टूल है। इसी तरह से आपकी जो है 2 कैंडलें बन के भी आपकी वो अपना मायना बताती हैं कि इसका मतलब ये है। इसी तरह से 3 कैंडल्स बन के भी अपना मतलब बताती हैं कि ये इसका मतलब है। तो ये तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 18-20 किस्म की कैंडल्स बनती हैं, और 3 टाइप की होती हैं ये। इसको हम अलग अलग से भी तरह से भी चार्ट को देख सकते हैं। हम यहाँ पे आएंगे, ये वाले अपने जोन पे, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, बार की सूरत में भी हम इसको लेकर आ सकते हैं, ये बार्स बन गई हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम कैंडल्स को भी ला सकते हैं, ये कैंडल आ गई हैं जी। अब कैंडल से ही यूज होती हैं मोस्टली, बाकी चीजें लोग इतना यूज नहीं करते। अब ये आप कैंडल देखोगे तो थोड़ी थोड़ी सी आपको यहाँ पे चीजें नजर आ रही होंगी कि ये है, यहाँ पे थोड़ी सी ग्रीन है, फिर एक रेड आई है। अच्छा जी, और उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि ये चीज आपकी है ग्रीन, फिर यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी आपको रेड नजर आई है। तो यहाँ पे बाइंग और सेलिंग वाली कैंडल्स आपको शो हो रही हैं। जोन को ढूंढने का एक और तरीका भी है कि कौन सा हमारा डिमांड और सप्लाई जोन हो सकता है, ट्रेंड लाइंस के अलावा भी। देखिए, हर बंदे का जो प्रोसेस होता है ना एनालिसिस करने का, वो एक जैसा नहीं हो सकता। जैसे मैं करता हूँ, लाजमी नहीं कि बाकी लोग भी ऐसे करते हों। और अगर स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ के जाएंगे जब, तो अगर वो एनालिसिस करते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उनका भी खुद का एक प्रोसेस बन जाएगा, वो अपने हिसाब से एनालिसिस करेंगे। ये टाइम टू टाइम एक्सपीरियंस बेस पे होता जाएगा। तो यहाँ से एक और जो प्रोसेस है डिमांड और सप्लाई जोन को निकालने का, वो ये है हैकिन एशी। हैकिन एशी के नाम से ये एक कैंडल का पैटर्न है। अगर मैं उस पर क्लिक करता हूं तो एक आपको प्रॉपर तौर पे जोन नजर आ रहा होगा। यहाँ पे आपको देखें, यहाँ तो आपको ग्रीन ग्रीन नजर आ रही है, यहाँ आपको रेड रेड नजर आ रही है। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है ट्रेंड, तो वहां पे आपको ग्रीन ग्रीन नजर आ रही है। अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो रेड रेड नजर आ रही है। ऐसा है कि नहीं है? यहाँ पे देखें, ऊपर गया ट्रेंड, तो ये वाला जोन आप चेक करें। ओके, इसको हम यहां से हाईलाइट कर लेते हैं इस जगह से। मैं यहां से टूल के ऊपर आता हूं। बुर्श, बुर्श यहाँ से हमें मिल जाए कहीं से। इसमें होगा, ये है बुर्श जी, ये हाईलाइटर है जी। ये जोन आप चेक करें। अच्छा, ये ड्राइंग पहले आ गई है, इसको हम यूज नहीं करते, जरा इसको मैं कर देता हूँ बंद। हम दूसरा टूल यूज कर लेते हैं उसको करने के लिए। उसके बाद जब मैं ड्रा करूंगा फिर आपको सही तरह समझ आएगी। ये आप चीज देखें येलो कलर के साथ, जिसको मैंने मार्क किया है, यहाँ से ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, और इस जगह से आप देखें इतना ट्रेंड ऊपर गया है, थोड़ा सा साइडवेज हुआ है। इस जगह पे आप देखेंगे आपको ग्रीन ग्रीन नजर आएंगी। तो हमें क्या पता चला कि यार ये वाला जो जोन है ना, ये वाला यहाँ से पुल बैक मार्केट कर सकती है। एक ये हमें मिल गया, सेकंड हमें ये वाला मिल गया, यानी कि ये सपोर्ट मिल गई हमें। और जो सेलिंग वाला है, वो हमें ये चीज मिल गई कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, ये देखेंगे इस तरफ। ओके जी। अब अगर हम इसको मार्क करते हैं, इस लाइन को जो हमने ये वाला किया है, मैं यहाँ पे एक लाइन लगा लेता हूँ, हॉरिजेंटल लाइन।
ये वाले मार्क पे, ठीक है जी। अगर इसको मैं क्लोज करता हूँ और आगे की तरफ मैं जाता हूँ या थोड़ा सा पीछे की तरफ जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मूवमेंट क्या हुई थी। तो सेम यहाँ पे आप चीज देखें कि ये वाला जो जोन था ना इसका, ये वाला जो इसका जोन था इस जगह पे, यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रा की थी। उस वक्त ये सपोर्ट थी। यहाँ पे ये पहले इसने रेजिस्टेंस का काम दिया और इस जगह से सेम ये ऊपर की तरफ गई थी, पुल बैक लिया था इसने ऊपर की तरफ। तो ये एक डिमांड जोन बन गया इसका। इस पैटर्न को मैं अगर ड्रा करता हूं पीछे की तरफ कि भाई तू पीछे आ जाओ, और तो क्या ये इसका सारे का सारा जोन, आप ये देखें इस तरफ, क्या ये इसका सारे का सारा जोन एक बन नहीं रहा ऊपर और नीचे की तरफ के, जहां पे बाइंग भी हो रही है सेलिंग भी हो रही है। अगर आप थोड़ा सा फोकस करें इस चीज के ऊपर, कुछ चीज पल्ले पड़ रही है या बोरिंग हो रही है? कुछ साथ में बोलो भी यार, 8 बंदे हैं सिर्फ हमारे आ रही है पास। समझ। ठीक है भाई, आ रही समझ। आ रही है ना कि हमें एक जोन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, कहाँ पे बाइंग है कहाँ पे सेलिंग है। ये वन डे का है, ये वन डे का टाइम फ्रेम है। आप अपने हिसाब से जो प्लान करोगे उसी हिसाब से आप टाइम फ्रेम को ओपन करके एक चीज की वेरिफिकेशन करोगे, प्रॉपर तौर पे पहले एनालिसिस करोगे कौन सी मूवमेंट है, अप ट्रेंड किया है डाउन ट्रेंड किया, किस जगह पे बायर बैठे हैं किस जगह पे सेलर बैठे हैं, और ठीक है। उनको आइडेंटिफाई करने के तरह तरह के तरीके हैं। इस तरह से आप पैरेलल चैनल के थ्रू भी कर सकते हैं, हैकिन ऐशी जो कैंडल का पैटर्न है उससे भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप ट्रेंड लाइंस लगा के भी कर सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे भी कर सकते हैं। नीचे से आप उसके टेक्निकल एनालिसिस वाले पार्ट में जाके मूविंग एवरेजेस को भी देख के कर सकते हैं। तो फर्दन फर्दन बहुत सारे तरीकेकार हैं। कौन कैसे करता है इससे सरोकार नहीं है। सरोकार ये है कि हमें एग्जैक्ट पॉइंट मिले। तो ये 4-5 तरीके जो मैंने आपको बताए हैं, इसमें से जो आपके लिए सूटेबल हो आप उसको कर दें। मैं सम टाइम ऐसा होता है कि मैं हैकिनैशी को भी यूज कर रहा होता हूँ, सम टाइम ऐसा होता है मैं जस्ट सिंपल कैंडल्स को यूज कर रहा होता हूँ, जो आम कैंडल्स यूज होती हैं चार्ट पैटर्न में, वो जिसके अंदर बाइंग और सेलिंग वाली कैंडल बन रही होती हैं। लेकिन यहाँ पे पूरे का पूरा आपको एक जोन मिल रहा है। उसके साथ यहाँ पे अगर मैं एक पैटर्न को ड्रा करूं, वन डे क्या, अच्छा जी, उसके बाद हम थोड़ा सा इस जगह पे आते हैं। ये कितने दिन कौन से साल का है जी? ये 18 अक्टूबर 2020 का है। तो इसके मुताबिक अगर मैं देखूं, इसके मुताबिक अगर मैं देखूं तो मेरा चार्ट किस तरफ जा रहा है जी? अप ट्रेंड की तरफ आया है। यानी कि 2020 से अभी तक ये अप ट्रेंड की तरफ ही है। यहां से मैं एक लाइन लेता हूं और मैं देखूंगा कि ये कहां तक मुझे सपोर्ट कर सकता है और इसकी जो प्राइस है वो कहां तक जा सकती है। ये मैंने एक जोन के अंदर लाइन लगा दिया और इसको मैं कर देता हूं एक्सटेंड राइट की तरफ। ये ऊपर हमारी लाइन चलेगी, ओके जी। उसके बाद हम आते हैं आगे। ये जो ट्रेंड लाइन है वो मुझे क्या बता रही है कि भाई ये जो है ना, तकरीबन इसका जो टारगेट बनता है, अगर तो ये ट्रेंड को फॉलो करता है, नीचे क्रैश नहीं होता, यहीं से सपोर्ट ले लेता है इस जगह से अपने इस जोन से, ठीक है, इस वाले जोन से, तो ये इसकी जो प्राइस है ना, इसका टारगेट जो है वो कहां तक हो सकता है कि पहला इसका टारगेट बनेगा तकरीबन $72,000 के करीब। उसके बाद हमें ऊपर वाली लाइन क्या बता रही है, ये किस तरफ जा रही है, ये देखिए ट्रेंड को कितना फॉलो करती जा रही है ऊपर की तरफ लाइन। मैं और इसको क्लोज करता जा रहा हूँ, पकड़ में नहीं आ रहा कि ये 1 साल या 2 साल के अंदर अंदर ये $3 लाख तक भी जा सकता है बीटीसी। ये ट्रेंड जा रहा है ऊपर की तरफ, सिर्फ एक लाइन को मैंने ड्रा किया है, मजीद इसके अंदर मैंने कोई और तहकीक नहीं की। कुछ चीजें देखो पता चल रही है ना आपको कि यार हाँ यहाँ पे ये काम हो सकता है। एक होगा ये वाला। अब आते हैं हम इस तरफ, इस जगह से हम ट्रेंड लेते हैं क्योंकि यहाँ से तो मार्केट नीचे की तरफ आ गई है ना, एक वो ट्रेंड पीछे बन गया। अभी उसने उसको तोड़ा नहीं है, ये साल के हिसाब से है। अगर मैं आ जाता हूँ 20 जुलाई से, मैं एक और ट्रेंड लाइन को लेता हूँ। उसको लेने के बाद मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ। ट्रेंड लाइन का मैंने आपको सूल बताया था ना कि हमेशा 2-3 उसके टॉप बीच में आने चाहिए। एक ये आ गया जोन इसका, और इसके ऊपर वाला जोन अगर मैं लेता हूं तो ये वाला जोन आ गया। इन दोनों के दरमियान में मार्केट पहले घूमी फिर नीचे आ गई। फिर मैं क्या करता हूं जी, ये वाली सपोर्ट से लेकर इस वाले जोन के अंदर मैं लेकर आता हूं।
अगर आप खाली ट्रेंड लाइंस को लगाना सीख जाओगे ना तो आधे से ज्यादा आपको चार्ट रीड करना आ जाएगा। ये लें जी, ये इस तरफ होगी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है जी, अब यहां से ट्रेंड नीचे की तरफ मूव हुआ है इस जगह से, जो ऑलरेडी मैंने ऊपर लाइन लगाई हुई है। अब यहां से ये सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मुझे जो चीज यहाँ पे नजर आ रही है, यहाँ पे बहुत ही बड़ा बुलिश बुलिश जो होता है ना फ्लैग, वो यहाँ पे बनता आ रहा है। जहां तक मुझे एक आइडिया हुआ है वो किस तरह से, एक लाइन ये वाली होगी, ग्रीन लाइन को यहाँ से मैं थोड़ा सा ना रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। इस ट्रेंड लाइन को हम खत्म कर देते हैं, हमने येलो वाली ऑरेंज वाली जो लाइन है ना उसको लिया है। एक ट्रेंड लाइन हम लेते हैं यहाँ से नीचे की तरफ, क्योंकि हमेशा जोन एक बनता है। अब आप ये चीज एक देखो कि ये जो ऊपर की तरफ लाइन जा रही है, यहाँ से थोड़ी सी करेक्शन हुई है, अब मार्केट नीचे की तरफ आ रही है कि इस जोन में ये घूम रही है। ये वाली लाइंस क्या कह रही हैं कि भाई इसका 32 का जोन भी बन सकता है। क्यों? पीछे जो जिसकी सपोर्ट है ये वाली हॉरिजेंटल लाइन को हम यहाँ पे लेके यहाँ पे ड्रा कर देते हैं सपोर्ट के तौर पे, ये जो येलो वाली है, कि इस जगह से, ये वाले जोन से, कौन सा है जी, 29 वाला, अगर यहाँ पे मार्केट आती है तो ऊपर की तरफ मजीद बूम कर सकती है। यहाँ से फिर ये वाला ट्रेंड पीछे वाला शुरू हो जाएगा। अगर नहीं करती है तो ऊपर जो इसका जोन है ये वाला, कौन सा जी, वो $37,000 वाला, कि जो उसको रेजिस्टेंस के तौर पे काम दे रहा है। अगर वहां से ये, वो पहले बात बताई थी ना, वीकली कैंडल अगर क्लोज होती है $38,000 के करीब, तो वहां से हमें नेक्स्ट मूवमेंट क्या मिल सकती है, बुलिश हो सकता है जी। यहाँ से मजीद बाहर आ चुके हैं, सरमाया आ चुका है, पुल बैक करेगी यहाँ से मार्केट और ये ऊपर की तरफ निकल जाएगी। अगर इसको हम सपोर्ट लेते हैं कि मापते हैं हम इसकी हाइट को यहां से लेकर यहां तक जो बनती है, ठीक है जी, इसको हम उठाकर लेकर आ जाते हैं इस वाली जगह से। तो जो हमारा टारगेट बन रहा है वो तकरीबन है कोई $60-70 के करीब है, यानी कि मार्केट दोबारा से बुलिश हो जाएगी। इतना बड़ा बुलिश फ्लैग बन रहा है आपका, तो उसका डंडा पीछे देखो, और आगे से जो उसका फ्लैग बन रहा है, जितना बड़ा फ्लैग बनता जाएगा उसके उतने ज्यादा चांस होंगे फटने के, वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। पता कुछ समझ में आई ये चीजें कि किस तरह से हम ड्रा करते हैं, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, अपने टारगेट बनाते हैं, और वो जोन को हम चेक करते हैं। TP1 मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राइस को देखते हुए अगर यहाँ से मैं एंट्री करता हूँ, ये जैसे मैं BTC की आपको दे रहा हूँ ना मूवमेंट, इसी तरह से ये मैं आपको यूं समझे बाकी के कोइंस के अंदर भी ऐसी ही आपकी होती है, एनालिसिस होता है। ये मेरे TP बनते जाएंगे, जहां जहां से वो मूवमेंट ऊपर की तरफ देगा तो वो मेरे टारगेट बनते जाएंगे कि यहाँ से मैं प्रॉफिट क्लोज कर सकता हूँ। फिर से एज पर एनालिसिस का मार्केट की मूवमेंट क्या है, इंडिकेटर ओवरबॉट की तरफ है या ओवरसोल्ड की तरफ है, या मार्केट करेक्शन की तरफ आ सकती है। हमेशा मार्केट जो क्रैश होती है ना, ये दो रीजन की वजह से होती है, ये मैं लिख देता हूँ आपको। पहला आपका आता है फड, ठीक है जी, बैड न्यूज आ जाती हैं, कोई लोग फोमो फैला देते हैं और पैनिक कर देते हैं। चाइना ने जी, रशिया ने बैन लगा दिया, अमेरिका ने ये कर दिया वो कर दिया, तो लोग घबराहट में आकर उसको सेल कर देते हैं, तब मार्केट क्रैश होती है। सेकंड नंबर पे मार्केट आपकी तब क्रैश होती है कि जब उसकी डिमांड और सप्लाई वाला, वो जो ऊपर आपको मैंने फार्मूला बताया है ना, ये वाली चीज, ये हो जाता है कि बायर कम हो जाते हैं और सेलर ज्यादा हो जाते हैं, तब आपकी मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है। इन दो रीजन के अलावा कोई और ऐसा रीजन थर्ड नहीं होता कि जिसको देखते हुए हम ये कह सकें जी मार्केट जो है ना वो क्रैश हो गई है। यही दो रीजन होते हैं। और यहाँ पे कौन सा बंदा कामयाब होता है, जो मेंटली तौर पे स्ट्रोंग होता है,
यहाँ पे हमेशा मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन कामयाब होता है, जिसकी एग्जाम्पल मैं आपको यूं दे सकता हूं। उसामा भाई अभी हमारे साथ सेशन के अंदर ही है। रात को इन्होंने ट्रेड ले ली। एनालिसिस को देखते हुए मुझे भी ये लग रहा था कि यहाँ तक जाएगा, और वो फर्स्ट टीपी पे गया था, लेकिन ये मतलब कि नहीं लगा सके ऑर्डर। वहां से मार्केट ने पुल बैक कर दिया, नीचे की तरफ आ गई। आयलगो का मैं चार्ट लाइव ओपन कर देता हूँ और आसानी से समझ आ जाएगी। ये बाद वाले हम सेशन में आ जाते हैं इसकी तरफ। ये वाला सेक्शन जो आगे की तरफ का था, इन्होंने क्या किया कि इस जगह से एंट्री ली, कोई 55 के करीब ना, इस जगह से वो 50 की गोल्डन रेशो थी। एनालिसिस तो यही कह रहा था कि यहाँ से ये मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट आ गई नीचे की तरफ और मजीद करेक्शन की तरफ आ गई। अब वो देखे सेम जैसे यहाँ पे 50 पे मार्केट आई है, उसने नीचे 100 को टेस्ट किया कि नहीं किया। जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया, मार्केट नीचे 100 पे गई थी, यहाँ से फिर वो पुल बैक करके ऊपर की तरफ जा रही है। तो इनका जो लिक्विडेशन का पॉइंट लगा हुआ था ना, वो तकरीबन 90 के करीब ही था। इन्होंने जो ली हुई थी लेवरेज वगैरह, जिस हिसाब से ट्रेड ली थी वो $100 की थी। तो फिर मैंने इनको डीसीए करवाया और इनके लिक्विडेशन मैंने नीचे की तरफ की। क्यों कि 100 वाला तो ये जोन था भाई, जब भी मार्केट से नीचे जाएगी 127 वाले जोन के अंदर, वो तो एक डेथ जोन हो जाएगा। जब डेथ जोन पे मार्केट जाती है तो वहां पे हाइफन पैटर्न शुरू होता है। हाइफन पैटर्न वो बनता है, उसको देखते हुए फिर मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है। लेकिन 90% जो चांसेस होते हैं, जो केसेस होते हैं ना, वो 100 से मार्केट पुल बैक ऊपर की तरफ कर लेती है। यहाँ से पुल बैक मार्केट ने आपके सामने किया 100 पे, इस जगह पे आ गई। फिर मैंने इनको अभी ये भी बोला कि यार वो मार्केट आपकी ना आपके ट्रेड प्रॉफिट में आ जाएगी, आप एक टारगेट फिट कर लेना और उसको वहां पर क्लोज कर देना। लेकिन उन्होंने ऑलरेडी पहले टारगेट फिट किया हुआ था। लेकिन ये बेहतर हुआ है जी कि उनकी जो ट्रेड थी वो प्रॉफिट में ही क्लोज हुई है, चाहे कुछ सेंट में हुई है। लेकिन जो 70-80% तक उनकी ऑलमोस्ट जो 100 या 120 वाले डॉलर के करीब जो उनका लॉस जा चुका था, वहां से वो बच के वापिस आ गए। वो नहीं हुआ उनका, बच गए वो। उनमें से अब उन्होंने चीजों का सबक भी सीखा। किस चीज का सबक? एक तो ये सबक हुआ कि मैंने आइंदा लेवरेज ज्यादा नहीं रखनी। मैंने अपने ये इनसे बाय मिस्टेक रखी गई थी, इन्होंने खुद नहीं थी रखी, वो बाय डिफॉल्ट ही सेट थी और इन्होंने अपने हिसाब से जो लगाई हुई थी उसी तरह से उन्होंने वो ट्रेड ले ली। सेकंड नंबर पे ये बचे इसलिए कि डीसीए हो गया इनका। थर्ड नंबर पे ये हुआ कि स्पोर्ट 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 जो चीज होती है ना, वो सबसे कामयाब चीज होती है। जब आपको मेंटर की तरफ से या टीम की तरफ से सपोर्ट मिलती है ना, कि वो आपको साथ लेकर चलते हैं, तब आपको मजा आता है उस कोर्स को करने का। चाहे कोई भी बंदा करवा रहा है, किसी भी चीज का करवा रहा है, वो आपको फायदेमंद होता है, वो आपको चीजें देती हैं। अगर बिल फर्ज इन्होंने लेक्चर्स रिकॉर्डेड ही लिए होते, ना इनके पास सपोर्ट होती, तो 10 ट्रेडें इनकी प्रॉफिट में चल रही थी, 11वीं में आके इनका $100 लॉस चला जाता। तो फिर इनको क्या फायदा था वो कोर्स लेने का? कोई फायदा नहीं था होना, वो लॉस में जानी थी। अपनी वाह वाह मैं नहीं करवा रहा, मैं जस्ट आपको एक चीजें बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये चीजें होती हैं। अगर आपको कंफर्मेशन मिलती है, टीम की तरफ से सपोर्ट मिलती है, एसईओ का कोर्स कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग का कर रहे हो, समझा रहा हूँ ना, जो विजन है, जो आप लोगों को मंजन सेल करते हैं, वो किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जो लोग इस चीज पे रहते हैं ना कि बस हम पैसा कमा लें और हम उनको मंजन सेल कर दें, रिकॉर्डेड वीडियोस दे दें, प्री प्लानिंग करके ये काम करवा दे, कोई सपोर्ट उनको अच्छी ना दें, तो भाई चाहे मैं भी हूं ना, समझ जाओ कि मैं भी मंजन सेल कर रहा हूँ। ये एक सबसे बड़ा फार्मूला होता है, वरना कोई भी इंसान किसी के लिए परेशान नहीं होता। यकीन मानो ट्रेड इनकी लगी थी और टेंशन मुझे हो रही थी। यहाँ पे कंफर्मेशन होगी, सिमेट्रिकल ट्राइंगल था, 3 कैंडलें बन गई हैं, 1 2 3। उसामा भाई आपको यही चीज बोली थी कि 3 वाइट सोल्जर्स बन रही हैं। सिमेट्रिकल ट्राइंगल का जो है वो हो चुका है, ब्रेकआउट हो चुका है।
होपफुली आपकी ट्रेड जो है ना वो प्रॉफिट में लाजमी आ जाएगी, आप बेफिक्र हो। सेम ये चीज देख लो कि उसने 38 वाले जोन को टच किया विक ने, 96 या 97 से ऊपर गई है, और अगर ये यहाँ पे इसका ऑर्डर लगा देते सेल वाला, तो ये जो जोन था 50 वाला और 38 वाला, ये इनका प्रॉफिट जोन था, एंट्री वाला और एग्जिट वाला। नीचे इन्होंने स्पोर्ट से बाइंग की, रेजिस्टेंस पे इन्होंने सेल कर दिया, तकरीबन कोई इनके 37-38 डॉलर बनते थे। 1 सेंट ऊपर अगर इनका जाता था तो 24 के डॉलर बनते थे। यहाँ पे तकरीबन 1.5 सेंट या 2 सेंट के करीब है, ऑलमोस्ट इनका 40 या डॉलर के करीब प्रॉफिट था, लेकिन वो मिस कर गए। यही सबसे बड़ी बात है, प्रॉफिट में इन्होंने क्लोज किया, लॉस इनका रिकवर हो गया। तो कंफर्मेशन होने के बाद जब हम चीजों को लेके चलते हैं, ये चीजें हमें बेनिफिट देती हैं। स्पोर्ट बहुत एक अच्छी चीज होती है, बेनिफिट देती है। और ये वो बंदा है कि जिसने वो पेड सिग्नल वाले ग्रुप में आकर, ये आपके सामने है कि हमने यहाँ पे हर चीज की शेयरिंग की हुई है। यहाँ पे आप देखें प्रॉफिट भी लेते हैं, ये देखें। उसके बाद सिग्नल यहाँ पे जो जाते हैं वो हिट होते हैं, ट्रेड लेकर दे रहे हैं, और जो इंटरेस्टेड है वो सीख भी रहे हैं। यहाँ पे देखें मैंने सिग्नल भी शेयर किए हैं इनको कि इन पे खास तौर पे नजर रखें। अगर आप इनको होल्ड करते हैं, ट्रेड लेना चाहते हैं, आप करें, क्वांटिटी इनकी आप बाय करें, डीसीए करें, इनको होल्ड करते जाए लॉन्ग टाइम के लिए भी, और आप शॉर्ट टाइम के अंदर इसके ऊपर भी आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, आप फ्यूचर ट्रेड भी कर सकते हैं। तो अगर आप साथ रहते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं ना, तो ये फीसें निकालना जो आप लोगों ने फीसें दी हैं, बिलीव मी ये कुछ भी नहीं है। मैं ऐसे ऐसे बंदे दिखा सकता हूँ जिन्होंने जस्ट 300-300 डॉलर देकर ना 2-2 मिनट की ट्रिक सीखी है कि स्कैल्पिंग कैसे करनी है, हालांकि स्कैल्पिंग कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 300 डॉलर देकर सिर्फ वीडियोस दी है, वो भी गोरों की, कोई हमारे पाकिस्तानी बंदे की भी नहीं, कि जो उर्दू या हिंदी के अंदर वो कंटेंट अगले बंदे को दे सके और अगले बंदे को समझ भी लग सके। और वो बंदे 300 डॉलर देकर 50-60 हजार रुपया देकर 2-3 मिनट के ट्रिक्स दे रहे हैं। और अगर हम लोग इतना सस्ता चीज आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यार आप इस लोग इन चीजों की ना आप रिस्पेक्ट करो, कदर करो। और ख्वाहिश तो यही है आप सब लोग ट्रेडर बनो, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, आपकी कोई भी ट्रेड लॉस में ना आ जाए। लेकिन हम भी इंसान है, सम टाइम हमारा भी एनालिसिस गलत हो सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने एनालिसिस के ऊपर इतना बिलीव होता है कि उसकी एक्यूरेसी निकलती है। और घंटों लगते हैं एनालिसिस करने के ऊपर, हर चीज को देखते हुए, सोचते हुए, पैटर्न को देखते हुए, कौन सा पैटर्न यहाँ पे अपेयर हो रहा है, कौन सी कैंडल्स बन रही हैं, इंडिकेटर क्या कह रहे हैं, फिबोनाची का टूल क्या कह रहा है, कहाँ पे डिमांड और कहाँ पे सप्लाई जोन है। तो इन चीजों को देखते हुए जो एनालिसिस होता है ना, फिर उसकी एक्यूरेसी निकलती है। तो जब एक्यूरेसी निकलती है, डेफिनेटली प्रॉफिट भी होता है। अगर उसमें लॉस में भी चलेगी या ट्रेड, तो डेफिनेटली प्रॉफिट में भी आ जाती है। तो ये था जी हमारा आज का जो सेशन था, उसके ऊपर बाकायदा तौर पे हमारा ओवरव्यू। तो यहाँ पे हमारा सेशन जो है वो वाइंड अप हो चुका है। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं बेफिक्र होके। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है तो फिर हम इसको वाइंड अप कर देते हैं। नहीं थे भाई, मेरी तरफ से सब क्लियर है। ठीक है। और किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन तो नहीं है? क्वेश्चन होना कितने बंदे कितने हैं यार, 5 बंदे हैं हमारे साथ, वही जो इंटरेस्ट लेने वाले बंदे हैं, बस वही हैं। चले खैर, जो इंटरेस्ट ले रहे हैं इंशाल्लाह ताला इनको फल भी देगा। ठीक है, फिर इंडिकेटर लगाकर सब कुछ मिक्स हो जाता है, समझ नहीं आती। देख नहीं, ये मैं बताता हूँ। आमिर भाई आज लेट हुआ इसलिए वीडियो देखकर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है बास भाई आप देख लीजिएगा स्टार में इशू है। ये इस तरह से होता है, बीटीसी के अंदर मैंने सारे अपने वो निकाले हैं ना इंडिकेटर। आप जाओगे इंडिकेटर के ऊपर, इंडिकेटर पे जाने के बाद जिस टूल को आपने लगाना है, यानी कि जिस इंडिकेटर को आपने लगाना है, एक मिनट यहाँ से मैं इस जगह पे जिस इंडिकेटर को आपने लगाना है उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे मैं केटीजे लगाता हूँ, मैंने जस्ट क्लिक कर दिया, ये मेरे पास आ गया जी केटीजे। ये केडीजे की सेटिंग ये वाली बाय डिफॉल्ट आई है। मैं क्या करता हूँ इसमें, उसकी मैं जाता हूँ सेटिंग में, उस पर क्लिक करके सेटिंग में जाता हूँ। यहाँ से मैं उसका स्टाइल पे जाता हूँ। स्टाइल पे जाने के बाद जी सबसे पहले उसका बैकग्राउंड मैं कर देता हूँ जी बंद। ओके हो गया जी। अब मैं क्या करता हूँ, जो है ना लाइन जे वाली, जो ये ऊपर चल रही है प्लॉट वाली, ये कौन सी है, पिंक टाइप की जो है
हाँ जी, ये तकरीबन पिंक टाइप की है। तो मुझे सिर्फ इसकी जरूरत है क्योंकि ये मूवमेंट इसकी मुझे देखनी होती है। मैं बाकी दोनों को बंद कर देता हूँ और इसको मैं ले लेता हूँ। इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा क्लिक करके इसका कलर मैं चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्जी के हिसाब से। जैसे मैंने पहले रेड किया हुआ था, मैं रेड ही कर देता हूँ। और इसकी जो विड्थ है ना, उसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। क्लिक करके इसकी मैं लाइन को थोड़ा सा मतलब मोटा कर देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा मजीद समझ में आ सके। अब ये मेरा एक इंडिकेटर लग गया। सिमिलरली मैं फिर दोबारा से जाऊंगा इंडिकेटर पे, मैं जाकर सिलेक्ट करूंगा जी RSI को। ये वाला है जी RSI जो अपडेटेड है। इसका अगर आप देखें किसी बंदे ने नहीं बनाया हुआ, ये टूल इनका खुद का ही है, मतलब कि खुद का ही डेवलप किया हुआ है। और ये जो प्रोफेशनल वाला ना, ये वो है RSI। आपको नीचे और भी बहुत सारे मिल जाएंगे लेकिन आपने ये वाला यूज करना है। मैं इसको ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ओके होगा जी। अब ये अलग से इंडिकेटर मेरे पास आ गया, वो ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। अब ये देखिए इसकी बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है ना वो 14 की है, और इसमें जो मूविंग एवरेज की सेटिंग है वो 14.2 की है। मैं सेटिंग पे जाता हूँ। सेटिंग पे जाने के बाद मुझे जस्ट इसमें से जो चीज चाहिए ना, वो मुझे RSI की लाइन चाहिए। मैं RSI बेस्ड मूविंग एवरेज को मैं बंद कर दूंगा, येलो लाइन को। ओके जी। उसके बाद ये देखे बाय डिफॉल्ट जो इसकी सेटिंग है, अपर बैंड वो 70 का है। मैं इसको हमेशा रखता हूँ 90 पे। ऐसा मुमकिन नहीं है कि 70 पे मार्केट गई है तो वहां से नीचे आई है। कभी कभार ऐसा होता है कि 100 से भी ऊपर RSI चला जाता है, ओवरबोर्ड और ज्यादा हो जाती है और वहां से वो वापस आ जाती है। इसलिए मैं इसको 90 पे रखता हूँ, ये जो मेरी सेटिंग है। और बीच वाली उसकी सेटिंग है 0 पॉइंट जो उसका है मिडल वाला 50 रहेगा, और नीचे इसको मैं रख देता हूँ 10। मार्केट 10 पे भी जाती है। अब लोअर जो ब्रांड है उसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ जी रेड पे, और इसकी थोड़ी सी मैं थिन इसकी बढ़ा देता हूँ। अपर बैंड को मैं कर देता हूँ जी ग्रीन पे, या इसका मैं थोड़ा ऑपोजिट कर देता हूँ। नीचे वाले को मैं सपोर्ट कर देता हूँ ग्रीन पे, और ऊपर वाली को मैं रेड पे कर लेता हूँ। ये रेड पे जी, उसकी मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। ये मेरी होगी जी RSI की सेटिंग। इसमें अब ये 14 की मूविंग एवरेज, 14 दिन की ये मुझे RSI बता रहा है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं 7 करूंगा। क्यों कि अब देखें रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या कहता है जी, अगर मार्केट है जी 13 से 70 के दरमियान में उसका टूल चल रहा है, तो वो 30 के नीचे नीचे बताएगा ये ओवरसोल्ड है, और 70 के करीब ये बताएगा ओवरबाउट है। और आपने वहां पे जो लेंथ है उसकी 14 दिन की रखी हो, वो आपको 14 दिन के हिसाब से बताएगा कि क्या मूविंग इसकी रिजल्ट नहीं कर रहा है। जबकि मुझे तो 7 दिन का देखना है कि यार एक हफ्ते में क्या ये यहाँ पे हंगामा हुआ है, कौन सा यहाँ पे ये चक्कर चला है। तो मैं उसको 77 पर रख देता हूँ, और ये होती है जी मेरी सेटिंग। अब ये चीज होगी, इसको थोड़ा सा मैं उठा के ऊपर कर लेता हूँ। ये होगी जी मेरी सेटिंग। अब तीसरा ये तो हो गए 2 इंडिकेटर। मैंने क्या किया, दोनों पैनल को बीच में मैंने ऐड कर दिया। किस तरह से वो बताता हूँ। मैं सेम जाऊंगा ये 3 डॉट पे, मोड पे। यहाँ पे आएगा मेरे पास जी मूव का ऑप्शन। मूव के साथ अगर मैं देखता हूँ तो मुझे आ रहा है एक्साइटिंग पैन अबव। ये जो ऊपर वाला पैनल है ना, ये उसके अंदर फिट हो जाए। मैं क्लिक कर देता हूँ, ये लो, ये दोनों मिक्स हो गए। ओके हो गया जी। मेरी जगह बच गई, एक ही पैनल के अंदर ये दोनों चीजें आ गई। अब आप लोगों के लिए इसलिए समाइश होगी कि आपने कभी इस तरह से इसको यूज नहीं किया होगा। अब इसके अंदर मैं तीसरा भी लगा दूंगा ना, मुझे तब भी मसला नहीं बनेगा। ये देखिए मैं मैकडी पे जाता हूँ। मैकडी के भी आपको बहुत सारे टूल मिल जाएंगे, लेकिन जो होगा ये वाला मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन, उसका अगर कुछ भी नहीं है, कोई लाइक्स नहीं है, किसी बंदे ने उसको क्रिएट नहीं किया, वो मैनुअल, मैं वो वाला लूंगा। जस्ट मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, ये लीजिए मेरे पास आ गया। बाय डिफॉल्ट इसकी सेटिंग है, कुछ भी नहीं करना इसके अंदर। अब मैं क्या करूंगा, इसको भी मैं पकड़ूंगा, 3 डॉट पे क्लिक करूंगा, मूव टू एग्जिटिंग पैनल के ऊपर कर दूंगा मैं। ये ले जी, ये भी उसके अंदर चला गया। तीनों चीजें इकट्ठी हो गई हैं मेरे पास। अब मैं इसको 1 बाय 1 करके इसको मैं कर देता हूँ जी बंद। मैंने फिलहाल देखना है जी मैकडी मुझे क्या इशारा दे रहा है। मैकडी मुझे ये इशारा दे रहा है BTC के मूवमेंट का 1 डे के हिसाब से, कि भाई यहाँ पे ना ये देखें क्रॉस ओवर हो चुका है। यहाँ पे बुलिश मूवमेंट दिखा रहा है। ये देख रहे हैं आप इस जगह पे, ऑरेंज लाइन को ब्लू लाइन ने क्रॉस ओवर दे दिया है, मैकडी की लाइन है। अगर इस जगह पे आप देखोगे तो मैकडी की लाइन ब्लू वाली है, सिग्नल लाइन आपकी कौन सी है जी, वो है येलो ऑरेंज वाली। और अगर हिस्टोरिग्राम में देखते हो तो यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल्स बन रही हैं। एक होगा मेरे पास ये वाला, ये स्लो स्लो चल रही है। उसके बाद मैं देखता हूँ RSI को। RSI मुझे क्या कहता है, RSI कहता है जी इस वक्त RSI है 41 के करीब करीब। तो यहां से नीचे की तरफ मेरा ट्रेंड बना हुआ है, लेकिन ये बुलिश डाइवर्जन है। ये देखिए नीचे की तरफ है, यहाँ से सपोर्ट करके ऊपर की तरफ जा सकता है। अब तीसरा मुझे KDJ क्या कहता है,
केटीजे मुझे कहता है मूवमेंट वो 85 के करीब है, तो क्या ये एक दिन के हिसाब से देखा जाए क्विकली तो ये ओवरबोर्ड की तरफ आ चुका हुआ है ना, तो यहाँ से मार्केट क्या करेगी, ऊपर वाली जो उसको रेजिस्टेंस है ये ग्रीन वाली, ये एज अ रेजिस्टेंस है, इसका मैं कलर करता हूँ चेंज, रेड करता हूँ, तो ये यहाँ पे टक्कर लगाएगा इस जगह पे बीटीसी, यहाँ से फिर ये नीचे आ जाएगा ये वाली सपोर्ट के ऊपर, फिर टक्कर लगाएगा ऊपर, तो इस तरह से ऊपर नीचे घूमेगा। जो रेड कलर वाली केडीजे की लाइन है, जे वाली लाइन, ये अपनी मूवमेंट दिखाती रहेगी, आरएसए भी दिखाती रहेगी, लेकिन ये वाला जो डाइवर्जन होगा ना ये स्लो चलेगा, और जैसे ही इसके अंदर वॉल्यूम ज्यादा आता जाएगा तो ये यहाँ से क्रॉस ओवर करके ऊपर चला जाएगा। ये है जी चार्ट को रीड करने का सबसे आसान तरीका, इस तरह से हम लगाते हैं। ओके हो गया जी? ओके सर। ठीक है जी, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं और हम फिर लेकिन ना मिलेंगे आपसे परसों। तो ये भाई जो आपका एक्सपीरियंस है ना, मेरा एक्सपीरियंस है जो चार्ट के हिसाब से, उस हिसाब से मुझे अभी फिलहाल ना कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अब तो दोबारा देखूंगा ना इंशाल्लाह फिर क्लियर हो जाएगा। इंशाल्लाह। ये देखें, आप गलतियां करोगे इसमें कोई शक नहीं है, गलतियां करोगे तो सीखोगे, अगर गलतियां नहीं करोगे तो नहीं सीख पाओगे। और अगर आप इस मान में रहोगे ना कि यार आज कर लूंगा, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, तो बिलीव मी आप कर ही नहीं सकते, हड हरामी पड़ जाएगी, सुस्ती हो जाएगी, अब नहीं कर पाओगे। बिल्कुल जितना काम आप वो नीरज वाली यार एग्जांपल बार बार मेरे जेहन में क्यों आती है, इसलिए आती है, आज भी उस बंदे ने तस्वीर सेंड किया ग्रुप के अंदर, ये मेरे ख्याल वो सिग्नल वाले ग्रुप में उस बंदे ने तस्वीर सेंड की है, कि मैं, वो शायद वो कर रहा था चार्ट एनालिसिस कर रहा था, क्या कर रहा था, मेरे ख्याल से इस ग्रुप में है या वो दूसरे में है, या किसी ने अगर देखी हो, कि वो ना रीड कर रहा था, हाँ ये है, ये पिक उसी की है, ये देखो, अब ये नीरज की है, हालांकि ये बैच 1 का स्टूडेंट है, बैच 2 की सारी रिकॉर्डिंग देख रहा है, ये बैच 2 की जो हमारी ये हुई है ना क्लास, जो मैंने सिग्नल वालों को करवाई है, मेरा शफीक भाई भी उसमें ऐड थे, शफीक भाई आप कल ऐड, सैटरडे को आप ऐड थे ना, जिसमें सामा भाई मुझे मिलके गए हैं, तो उस दिन जो मैंने ट्रेडिंग लेकर दी है सबको, जो बंदे आए थे सिग्नल वाले ग्रुप में, ये उस क्लास की रिकॉर्डिंग है, वो देखो। अब मुझे इतना श्योर है कि हो सकता है कि किसी और ने देखा या ना देखा हो, जितने भी वहां पे 14-15 बंदे ऐड हैं, लेकिन वो देखो ये बंदा देख रहा है, अगर ये देख रहा है तो क्या इसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, डेफिनेटली इसको मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा इसको। और नीचे देखो उसने अपने पास वो भी रखा हुआ है, प्रॉपर तौर पे पेंसिल रखी हुई है, वो हाईलाइटर रखा हुआ है, पेपर वर्क भी साथ कर रहा है, ये होता है मजा। लाइव सेशन लेते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, सवाल जवाब मिलने का मौका मिलता है। रिकॉर्डिंग देखते हो, साथ में अपने पास नोटपैड रखते हो, आप पेंसिल का रखते हो, हाईलाइटर रखते हो, तो उसको बनाते हो आप। दोनों जो कंफ्यूजिंग आपकी होती है ना, खुद ही आपको आपके सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं, फिर क्रॉस चेकिंग हो जाती है ना, पहले लाइव सेशन लिया, फिर रिकॉर्डिंग चेक की, फिर आपने अपना होमवर्क किया, उसको आपने क्रॉस चेक कर लिया, आपके माइंड में खुद ब खुद चीजें आ गई कि हाँ भाई ये पढ़ा था, यहाँ पे ये मुश्किल हुई थी, ये मैंने नोट किया। अगर वहां से मजीद कोई चीज समझ में नहीं आती, आप उसको नोट कर लेते हो, नेक्स्ट सेशन में आपको पूछने का मौका मिल जाता है। जी बिल्कुल। आमिर भाई कह रहे हैं क्या अब हम सिग्नल बना सकते हैं? आमिर भाई देखो, हर चीज का मसाला मैंने आपको दे दिया है, अब उसको मिक्स किस तरह से करना है, मेहनत कैसे करनी है, वो आप पे डिपेंड करता है। जितनी हद तक मैंने यहाँ तक आपको बता दिया हुआ है ना, ये इनफ है एनालिसिस करते हुए अपना सिग्नल रेडी करना, इनफ है। लेकिन आप पहले प्रैक्टिस तो करो, खुद बनाओ तो सही। अभी आपके पीछे 5 सेशन अभी भी पड़े हुए हैं, ये आपका 7वीं क्लास ही है आज। आप ये 8वीं में कर लो, आप 9वीं में कर लो, आप 10वीं में कर लो, कम से कम 12 सेशन खत्म होने से पहले जो 6 सेशन रखे ये आपके टेक्निकल एनालिसिस पे हैं। अगर तो इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करोगे तो तभी आपको पता चलेगा। एक सेशन में आपने प्रैक्टिस की, गलतियां हुई, आपने मुझे दिखाया जी ये बनाया, अगर गलती होगी मैंने कौन सा आपका कोई मजाक उड़ाना है, मुझे तो खुशी होगी कि यार आपने कोशिश की है, बल्कि साथ दूसरों को भी पता चलेगा कि यार ये अमर भाई ने काम किया है और ये इनकी मिस्टेक हुई है। हो सकता है आपकी ही मिस्टेक किसी और की भी हुई हो, तो वो गलती निकल के आपके बाहर आएंगी। तो जब इस तरह से आपकी मिस्टेक सॉर्ट आउट की जाएंगी ना, तो आपका एनालिसिस बेहतर होता जाएगा। मैं आपको बताता जाऊंगा, ये मुझे उसामा भाई करते होते हैं सेंड अक्सर के, ये मैंने पैटर्न देखा है और ये बना है, इसके मुताबिक क्या मैं करूं, तो उनको मैं बता देता होता हूँ कि यहाँ पे ये चीजें आप वेट कर लो,
या आप यहाँ पे क्लोज कर लो या आप एंट्री कर लो या DCA कर लो, वो चार्ट को देख के पता चल जाता है। और अगर आप ये चीज बोले जी कि ये मैंने प्रोजेक्ट लिया है, इसका मुझे चेक करके बताएं मैं क्या करूं, तो भाई वो सॉरी टू से वो मैं नहीं कर सकता। उसका मेन रीजन क्या है कि उस प्रोजेक्ट का पहले पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करना, फिर उसका टेक्निकल एनालिसिस करना, हर हवाले से उसको देखना, तो उसका ऊपर कोई हफ्ता 2 हफ्ते का टाइम लगता है, फिर जाके वो काम होता है। आपका बना हुआ चार्ट जब मेरे पास आएगा, किसी प्रोजेक्ट का चार्ट को देखते हुए मैं बता सकता हूं कि आपकी एंट्री बनती है या नहीं बनती, आपकी कहाँ पे मिस्टेक हुई है, ये मिस्टेक हुई है, आप इसको ठीक कर लें। और अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जिस प्रोजेक्ट को आप ले रहे हो, एक दफा खुद भी उसका फंडामेंटल एनालिसिस करो। और अगर आप मुझसे करवाना चाहते हो लॉन्ग टाइम होल्ड करने के लिए, फिर आप मुझे बोलो कि ये आप मुझे करके बता दें, और वो भी हम इंशाल्लाह इकट्ठे मिलकर करेंगे, ताकि आपको वो भी करना आए। मैं हूं भी, देखे, मैं हूं और आप लोग कहें जी बस ओके है, तो ये बात गलत है। मैं ये चाहता हूं कि मैं नहीं भी हूं तो आप करें, फिर आप मास्टर बनोगे ना। तो अगर मेरे होते हुए सारे काम करोगे, तो फिर तो लकीर का फकीर वाला हिसाब हो जाएगा, फिर वो मजा ही नहीं होगा। करो भाई, 1 2 के नहीं, 20 के करो, 30 के करो, डेमो ट्रेडिंग करो, कुछ भी करो। अभी भी आपके 5 सेशन पड़े हुए, किसी ना किसी में करो। अब्बास भाई, फिर अभी आप फंडामेंटल में गए ही नहीं हो। अगर आप फंडामेंटल में अच्छे तरीके से जाओ ना, तो आपको पता चलेगा कि टेक्निकल से भी ज्यादा मुश्किल फंडामेंटल है, बहुत मुश्किल है। अगर आपने अपने एनालिसिस को देखते हुए किसी ऐसे प्रोजेक्ट को उठा लिया ना कि आपकी नजर में उसकी जो टीम है या उसका फंडामेंटल है वो बहुत ही मजबूत है, और 6 महीने के बाद वो अगर आपको चूना लगा कर निकल गया, तो फिर आप अपनी आंखों के अंदर ये देखे ना, मुखियां देखे अफरोगे तो यार ये क्या बन गया मेरे साथ। तो ये भाई फंडामेंटल मुश्किल जरूर है, लेकिन वो करना एक बार ही पड़ता है, अगर बंदा सही तरह कर ले तो। वो हाँ, वो बात तो है, इसमें कोई शक नहीं है, वो तो करना पड़ा। लेकिन इसलिए तो बोला था ना कि आपका जो वो है ना, फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर ये चीज होती है आपकी कि अगर आपने लॉन्ग टाइम के लिए किसी चीज के अंदर ट्रेड करनी होती है, लॉन्ग टाइम के लिए, तब आप करते हो फंडामेंटल का एनालिसिस, और उस प्रोजेक्ट को आप लेके तो अपने सपा सेट पे रख लेते हो। और अगर आपने जस्ट ट्रेडिंग ही 1 डे की करनी है, वीकली करनी है या महीने की करनी है, तो तब तो फिर अगर आपका ये 50% पे टेक्निकल एनालिसिस हो, तो आप ट्रेडिंग ले लेते हो, आपका प्रॉफिट हो जाता है। फंडामेंटल तो आपका शुड भी 80% तक आपका होना चाहिए या इससे बब होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि अगर 75 भी है, तब भी मैं उसको फेल बोलूंगा कि नहीं भाई ये फेल है। और फंडामेंटल आपको फिर किस तरह से आएगा, आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हवाले से। तो ये मैं आपको रेकमेंड करूंगा जरूर कि यार आप लोग ना गूगल के ऊपर जाकर सर्चिंग किया करें। और एक पेज चलता है गुफ्तगू के नाम के हवाले से, गुफ्तगू। तो वो लोग ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हवाले से बुक्स सेल करते हैं। आप कोशिश ये करें कि उन बुक्स को भी आप बाय करके ना उनको भी आप पढ़ें, उर्दू में वो आपको मिल जाएंगी, इंग्लिश में भी है उनके पास। अगर किसी के पास इंग्लिश का कोई इशू आ रहा है, यार मैं खुद का भी अगर आपको बता दूं, तो मेरी भी इंग्लिश इतनी परफेक्ट नहीं है। मेरा 8 8 10 साल का जो एक्सपीरियंस गुजरा है ना, वो अरबिक की फील्ड में गुजरा है। मेरी इंग्लिश के साथ कोई सरोकार ही नहीं था, दूर दूर तक नहीं था, कोई लिंक ही नहीं था, मेरा कोई इसके साथ नहीं था लिंक। ये जितनी भी मेरी इंग्लिश के अंदर कोई थोड़ी बहुत समझें कि कोई निखार पैदा हुआ है या कोई थोड़ी बहुत मुझे इंग्लिश आई है, तो वो फील्ड में ही आकर आई है, बातें वगैरह करके, चेक कर करके, गूगल से ट्रांसलेट करके, तो इस हद तक आई है। अदरवाइज मेरा इंग्लिश के साथ कोई सरोकार नहीं है। इंग्लिश के बनस्बत मेरी अरबिक वो काफी हद तक बेहतर है, कि मेरी फील्ड ही वही गुजरी है। कि अगर अरबिक के मेरे पास कोई आर्टिकल आ जाते हैं, कोई मुझे लिखना पड़ जाता है, या मुझे कोई बुक पढ़नी पड़ जाती है अरबिक की, तो वो मैं पढ़ लेता हूँ, इसीलिए मैं पढ़ लेता हूँ, उसमें मुझे आजमाइश नहीं होती। तो अगर आपको इंग्लिश में भी इशू आ रहा है, अब तो आपके पास इतनी ज्यादा सहूलतें हैं, आप उसको उठाओ, इंग्लिश के पैराग्राफ को आप गूगल पे जाकर ट्रांसलेट कर लो। और चाहे वो यार टूटी फूटी आपको उर्दू देगा, लेकिन कम से कम आपकी नेटिव लैंग्वेज तो है ना, आपकी नेशनल लैंग्वेज है। आपको ये तो पता चल जाएगा ना कि उसका माफी जमीर क्या है, क्या वो कहना चाह रहा है। आप वहां से भी जाकर उसको ट्रांसलेशन करके पढ़ लो, वरना आप उर्दू वाली ही बुक्स लेकर आप उसको पढ़ लो। अच्छा आमिर भाई, अच्छी बात है। ये इस फील्ड में जितनी इंग्लिश बेहतर होगी, वो आपके लिए बेनिफिट ही होगा ना, कि फील्ड ऐसी है, प्रोग्रामिंग की है।
बस पे ये मुझे नहीं पता कि 30,000 में वो 10,000 में 30 बुक्स दे रहे हैं, कितनी दे रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि मैंने जो एनालिसिस किया था उनके पेज के ऊपर और बुक्स के ऊपर, तो काफी हद तक बेहतर है। मैंने भी वैसे मंगवानी है, मुझे 2-4 उनकी बुक्स वो जो है ना बहुत अच्छी लगी थी, तो टाइम नहीं मुझे मिल पा रहा, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, तो मेरे पास अपनी बुक्स इतनी पड़ी हुई हैं स्टडी वाली जो है, तो इंशाल्लाह मंगवाऊंगा मैं जरूर, मैंने भी पढ़नी है, लेकिन रेकमेंड मैं करूंगा कि आप भी जरूर उसके ना उन बुक्स को पढ़ें। इल्म सीखना जो है ना होता, वो आप कहीं से भी सीख सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, इल्म आपको कहीं से भी मिल सकता है। अगर पुराने वक्तों की हम बात करें तो क्या वहां पे डिग्रियां होती थी? ऐसा कुछ भी नहीं था यार। क्या वो मेडिकल के अंदर अगर आते थे तो वो प्रॉपर तौर पे पीएचडी करते थे? ऐसा कुछ भी नहीं था होता। तजर्बात होते थे, वो तिब का इल्म जो था। उसके बाद अल्लाह ताला ने जो इल्म दिया है ना इंसान को, एक हिकमत का इल्म दिया है और एक इल्मुल अबयान और इल्मुल अबदान। तो अबयान का मतलब यह है कि जो हिकमत का इल्म है, अबदान का मतलब ये तिब का इल्म है जिसका ताल्लुक जिस्म के साथ होता है। अल्लाह ताला ने इंसान को ये दो इल्म अता किए हैं कि इंसान इनसे सीखता है, तिब से, और दूसरे नंबर के ऊपर ये इल्म कुछ किसी भी चीज का हो सकता है। आप इस चीज को सीखें, सीखने पर तवज्जो दें, सीखने पर फोकस करें, बहुत वसी होता जाएगा आपका माइंड। इंसान तो सीखने पे आए या ढूंढने पे आए तो खुदा को भी ढूंढ लेता है, ये तो इल्म तो कुछ भी नहीं है यार। चलें देखेंगे, अगर फिर नेक्स्ट टाइम कोई इनका होता होगा इस तरह का कोई प्रोसेस वगैरह, कोई डिस्काउंट वाला, तो मैं इंशाल्लाह मंगवाऊंगा। मुझे उनमें से बहुत ज्यादा बुक्स पसंद आई हैं पर्सनली, मैंने उनको पढ़ना जरूर है, जब भी मुझे टाइम हुआ मैं इंशाल्लाह मंगवाऊंगा। तो अभी हम अपने फिर सेशन को वाइंड अप कर देते हैं, टाइम काफी हो चुका है, और इंशाल्लाह फिर हम आपसे परसों मुलाकात करते हैं। ओके सर। ठीक है, अल्लाह ओके जी। हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके तैयब भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। बदुआ के। आ जाएगी इंशाल्लाह, आ जाएगी अब्बास भाई, आपको समझ आ जाएगी। हम हैं तो डरने की क्या जरूरत है यार, टेंशन नहीं लेनी। ओके जी, फिर दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज। सेटिंग हो जाएगी बात भाई, आपने वो पिक्चर आप ले ली ना जो सर ने इंडिकेटर की दी हुई है, उस हिसाब से कर ले सेटिंग।